नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद के पहले इम्तिहान में एनडीए की बड़ी जीत, ना वोटिंग ना विरोध ध्वनिमत से लोकसभा स्पीकर बने ओम बिरला। जीत के साथ ही बनाया नया रिकॉर्ड। स्पीकर बनते ही ओम बिरला ने इमरजेंसी की जमकर की निंदा। बिरला के भाषण पर विपक्ष ने जताया विरोध। संसद के अंदर विपक्ष का जमकर हंगामा तो बाहर आपातकाल को लेकर एनडीए नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। ईडी के बाद सीबीआई की गिरफ्त में बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को सीबीआई ने किया अब गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल ने मानी हार, वापस ली याचिका। भारत माता की जय बोलने से परहेज करने वाले ओवैसी ने शपथ के बाद संसद में जय फिलिस्तीन का लगाया नारा। बढ़ गई मुसीबत, राष्ट्रपति से हुई शिकायत, सांसदी पर लटकी तलवार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन जारी, तो वहीं पेपर लीक के खिलाफ योगी सरकार लेकर आई सख्त कानून। दोषी पाए जाने पर होगी उम्र कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद में मोदी सरकार की बड़ी जीत की। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान आज नए लोकसभा अध्यक्ष का चयन हो चुका है। 3 बार के बीजेपी सांसद ओम बिरला को लगातार दूसरी बार लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। बिरला का चुनाव ध्वनिमत से हुआ। पहले ऐसे आसार बन रहे थे कि स्पीकर पर मत विभाजन होगा, लेकिन बिरला ध्वनिमत से निर्वाचित घोषित किए गए। विपक्ष ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था, पर विपक्ष की सारी रणनीति फेल हो गई और एनडीए की बड़ी जीत हुई। ओम बिरला ने दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनते ही एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। वो उन 5 लोकसभा अध्यक्षों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्हें इस पद पर 2 बार निर्वाचित होने का मौका मिला है। ओम बिरला को आज सभी सांसदों ने बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि ओम बिरला का 5 साल का अनुभव काफी काम आएगा। इस दौरान खास बात यह रही कि ओम बिरला को आसन तक ले जाने के लिए पीएम मोदी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी नजर आए। राहुल गांधी को बीती रात ही कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष घोषित किया है। ओम बिरला को तो स्पीकर बना दिया गया, लेकिन विपक्ष ने कल जो रणनीति बनाई थी कि चुनाव होगा, कैसे वो सारी रणनीति फेल हो गई? देखिए, रणनीति नहीं कह सकते, ये तो फेल्यूर रणनीति पहले से ही थी। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने, किरण रिजिजू ने इन लोगों को प्रस्ताव दिया कि भाई सहमति से होनी चाहिए। स्पीकर कोई ऐसा नहीं होता कि किसी पार्टी का पक्षधर हो, ये पूरे सदन का स्पीकर होते हैं और इसलिए सदन की कार्रवाई करनी होती है, चलानी होती है। सब सहमति से अगर स्पीकर चुनेंगे तो उनके मन में भी रहेगा और आपके मन में भी रहेगा कि हमने भी इन्हें सपोर्ट किया था। लेकिन बहुमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतना बड़ा दिल दिखाया जा रहा है। मोदी बार बार अपने मंत्रियों को कह रहे हैं कि इन लोगों से बात कर लो, और एटीट्यूड देखिए। कांग्रेस के नेता, जिसका केवल 98 सांसद है, पूरा विपक्ष मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी से संख्या में कम है। अगर पूरे विपक्ष की बात करें तो भी ये 231, वो 240। तो फिर भी आपने एक ठान लिया कि नहीं, हम अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, हम तो चुनाव करवाएंगे ही। तो चुनाव करवाओ। अब चुनाव करवाने के लिए इन्होंने सोच तो लिया, लेकिन मत विभाजन की बात आई, वोटिंग की बात आई, तो राहुल गांधी को औकात का पता चल गया। इनको लगने लगा कि ऐसा ना हो जो 98 सांसद हमारी पार्टी के हैं उसमें भी 20-25 है जो वोट दे दे ओम बिरला को। ऐसी स्थितियां आ रही थी सामने कि राजस्थान के जो सांसद हैं कांग्रेस के, वही ओम बिरला को वोट देने वाले थे। अब इन लोगों को लगा ममता बनर्जी दे नहीं रही साथ, वाईएसआरसीपी दे नहीं रहे साथ, निर्दलीय सांसदों में से 80% यानी 7-8 जो है वो एनडीए के साथ हैं। एनडीए का कोई भी पार्टी जो है उसके साथ जो खड़ी है वो कोई टूट नहीं रही है। तो हमारी पार्टियों में, हमारे गठबंधन में बिखराव है। अगर 130-40 वोट हम ला पाए तो फिर कौन सा मुंह दिखा पाएंगे संसद में? कैसे कह पाएंगे कि नहीं हमारा विपक्ष है जो
पूरी तरीके से एकजुट है मोदी के खिलाफ। इसलिए राहुल गांधी और उनके सलाहकारों ने राहुल गांधी को बताया कि वोटिंग मत करवाइए, इज्जत बचा लीजिए। एक दिन पहले जो आपने किया है उसकी सजा तो अब संसद में मिलेगी ही, हर बार मखौल उड़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी अभी भी इज्जत बचाना है तो कम से कम वोटिंग नहीं करवाइए, ध्वनि मत ही पारित करवा दीजिए। पता तो चले ना, ये तो नहीं पता चलेगा कि इंडी अलायंस के पास केवल 120-30 सांसदों का ही समर्थन है। इसलिए इन लोगों की जो बेइज्जती हुई है उसके बाद अब तो इन लोगों को किसी बिल पर भी ऐसे अड़ियल रुख अपनाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि मोदी की रणनीति के सामने ये कांग्रेस क्या पूरे विपक्ष के रणनीतिकार फेल हो जाएंगे। जी, तो विरोध, विवाद और गंदी राजनीति के बीच ओम बिरला स्पीकर बन चुके हैं और स्पीकर की कुर्सी संभालते ही आज जबरदस्त फॉर्म में भी नजर आए। ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की आज निंदा की है, इसे देश के इतिहास का काला अध्याय बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आपातकाल के दौर में ऐसे कई काम किए जिन्होंने संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। इस दौरान ओम बिरला ने कांग्रेस को तानाशाह सरकार कहा, इंदिरा गांधी का जिक्र किया और नसबंदी तक के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। ओम बिरला के बयान पर विपक्ष ने जमकर विरोध जताया। ओम बिरला ने इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में 2 मिनट का मौन रखने को कहा तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने तो मौन रख लिया, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के सांसद हंगामा करते नजर आए। कांग्रेस सांसदों ने आरोप लगाया कि स्पीकर बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, तो वहीं आज आपातकाल के खिलाफ संसद के बाहर एनडीए नेताओं ने विरोध जताया। विरोध प्रदर्शन करते हुए एनडीए नेताओं ने तख्तियां दिखाई और नारे भी लगाए। अगर ओम बिरला सच्चाई बता रहे हैं, काले इतिहास का जिक्र कर रहे हैं, तो ये विपक्षी पार्टियां इतना शोर क्यों मचा रही हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जो ये इंडी अलायंस के लोग और राहुल गांधी के ये चमचे संविधान की प्रतियां लहरा रहे थे, शपथ ग्रहण समारोह में भी सांसद के तौर पर शपथ ले रहे हो और संविधान लेकर चल रहे हो। हर जगह राहुल गांधी अभी संविधान लेकर चलते हैं। तो ये संसद के अंदर स्पीकर अगर चेयर पर बैठते हैं और आज के दिन में 26 जून को जिस दिन लागू किया गया था आपातकाल, और उस आपातकाल की याद करके ये बताते हैं, तो ये कैसे भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हो गया? ये एजेंडा तो संसद का है, क्योंकि आपने संसद की शक्ति, ताकत को छीन लिया था। ये संसद का काम है। लोकतंत्र में संसद द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। आपने संसद की पूरी ताकत को एक व्यक्ति में सीमित कर दिया। तानाशाही तो इंदिरा गांधी के अंदर थी, और उस आपातकाल की याद संसद में न की जाए तो फिर कहां, सिर्फ सड़क पर किया जाएगा? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये जो बार बार तानाशाह मोदी को कहते हैं, और जिस तानाशाह की याद करनी चाहिए थी, इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए थी, कांग्रेस के सारे मेंबर को, और खासकर राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को संसद के अंदर जाकर माफी मांगनी चाहिए थी कि हमारे परिवार के इंदिरा गांधी ने आपके साथ अन्याय किया है, संविधान की धज्जियां उड़ाई है, इसलिए हम माफी मांगना चाहते हैं। मौन व्रत तो इन लोगों को भी रखना चाहिए था, लेकिन ये लोग अपने कुकर्मों को याद नहीं रखते। सिर्फ याद रखेंगे क्या कि हमने क्या उपलब्धियां हासिल की थी। जो उपलब्धि इनकी थी भी नहीं, वो भी उपलब्धि कब्जा कर लेंगे, लेकिन जो गलत किया है उसको याद रखना नहीं चाहते। इतिहास के पन्नों से मिटा दो। ये पहले ही इतिहास में छेड़छाड़ करके इन सारे जो मुद्दे थे उसके चैप्टर को इतना छोटा कर दिया है कि नई पीढ़ी के लोगों को पता भी नहीं होता है कि इमरजेंसी के समय में ज्यादतियां कैसी कैसी हुई थी। तो इसलिए इन लोगों को शर्म नहीं आई, तो शर्म ला दिया ओम बिरला ने, और फिर इन लोगों की बातें सामने आई है तो और फजीहत हो रही है कि तुम जो क्रांतिकारी बनने की कोशिश कर रहे थे, आज संसद के अंदर बेइज्जत होकर रह गए हो। जी, चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी केजरीवाल पर अपना शिकंजा कस दिया है। सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने केजरीवाल को आज ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टडी की मांग की। सुनवाई के दौरान ही कोर्ट रूम में केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई। उनका शुगर लेवल गिरने के कारण कुछ देर के लिए उन्हें अलग रूम में शिफ्ट किया गया। हालांकि बाद में वो कोर्ट रूम में वापस जरूर लौट गए।
तो वहीं केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को भी वापस ले लिया है। मतलब अब केजरीवाल चारों तरफ से बुरे फंस चुके हैं। एक मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को क्यों केजरीवाल ने वापस लिया, और ईडी के बाद अब सीबीआई का एक्शन, कैसे फंस गए हैं केजरीवाल? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो याचिका वापस लिया इसलिए कि अब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्शन को सहमति मिल गई, क्योंकि हाई कोर्ट से ये हार चुके हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई होनी थी। अगर सुनवाई होती और हाई कोर्ट ने जो कोर्ट किया था, हर मामले को कोर्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी और फिर ये सेक्शन 45 सेक्शन 70 का भी, और हर पैरे को देखा था जो लोअर कोर्ट का फैसला था, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई चारा नहीं था, बेल को रिजेक्ट करना ही था। अब ऐसे में अभिषेक मनु सिंह भी ने सलाह दिया होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इस पेस में जाते हैं कि लोअर कोर्ट के फैसले को उलट दिया हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट कर लेगी सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे में फिर आगे के दरवाजे बंद हो जाएंगे, कहां जाओगे फिर। इसलिए सबसे पहले विड्रॉ करो और फिर सारे बेंच जब आ जाएंगे, अभी तो वेकेशन बेंच है, कुछ जज ही हैं, सारे जजों के साथ सिटिंग नहीं हो पाती है, तो अपने अनुकूल बेंच होना चाहिए। उसके लिए अभी रिज्यूम होने दो, गर्मी की छुट्टी खत्म हो जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपने अनुकूल बेंच, जजों के बेंच बैठाएंगे, वहीं पर जाएंगे। जैसे लोअर कोर्ट में इन्होंने वेकेशन जज को चुन लिया और आनन फानन में बेल ग्रांट करवा लिया, इसलिए इन लोगों ने वापस ली है याचिका, और दूसरी तरफ अब सीबीआई के गिरफ्त में है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थता की बात की गई है सांसद बनने, विधायक बनने के लिए, अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए एक तो कम से कम होना चाहिए ऐसी व्यवस्था कि जो जेल के अंदर है और जो अपने स्वस्थ होने का प्रमाण देने के बदले अस्वस्थ होने का सारे ये जो घटनाएं घट रही है उसमें बता रहा है कि हम बहुत बीमार व्यक्ति हैं, तो वो बीमार व्यक्ति कैसे दिल्ली को, किसी राज्य को चला सकता है और जेल के अंदर से चला सकता है। ये सीबीआई की गिरफ्तारी और जितने सबूत सामने आ रहे हैं उससे तो अब यही लग रहा है अरविंद केजरीवाल को कम से कम 3.5 साल तक जेल से नहीं निकलना है अगर ट्रायल अगले 6 महीने में शुरू नहीं हुई, क्योंकि इसमें साफ तौर पर कहा गया है पीएमएलए एक्ट के तहत कि अगर मैक्सिमम सजा जितनी है उससे 50% सजा अगर पूरी कर चुके हो कस्टडी के अंदर तो ही जमानत मिलेगी। उससे पहले जमानत तब मिलेगी जब ईडी चाहे, या फिर सीबीआई के केस में अब गिरफ्तारी हुई उसमें कस्टडी अलग होगी, एक के बाद एक कस्टडी होगी। तो ये अभी जेल से निकलेगा नहीं और ये सोच रहा है कि जेल के अंदर से एक बार कम से कम इस विधानसभा चुनाव को गुजरने दें ताकि लोगों को बेवकूफ बना सके, विक्टिम कार्ड खेल सके। लेकिन ये सारे पैतरे इसके फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस बार सीबीआई के सामने मनीष सिसोदिया का नाम लिया है, अब आम आदमी पार्टी में विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, तो केजरीवाल अब बुरे और लंबे फंस चुके हैं, जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद से लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। ओवैसी की संसद की सदस्यता खतरे में आ गई है। दरअसल ओवैसी ने सांसद के रूप में शपथ लेने के दौरान कल फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाया था, जिसको लेकर बवाल बढ़ गया है। उनकी संसद सदस्यता रद्द किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। वकील हरिशंकर जैन ने संसद सदस्यता खत्म करने को लेकर राष्ट्रपति से शिकायत की है, पर महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस ओवैसी ने कभी कहा था कि चाहे जो कर लो भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, उसी ओवैसी ने भारत की संसद में सांसद की शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा क्यों लगाया? भारत माता से परहेज तो फिलिस्तीन की जय से क्या संदेश देना चाहते हैं ओवैसी? सवाल यह भी उठता है कि क्या ओवैसी गाजा से सांसद है? वैसे विवाद बढ़ने के बाद ओवैसी ने सफाई भी दी है। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने सदन में कुछ भी गलत नहीं किया। क्या सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है ओवैसी के? मंडराना तो चाहिए, और हरिशंकर जैन ने पहले राष्ट्रपति से गुजारिश की है, ये उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो वो वकील है, उन्होंने तो इतने बड़े बड़े मुकदमे लड़े हैं, ज्ञानवापी प्रकरण उनका सामने दिखाई पड़ रहा है। अब वो कोर्ट में जाएंगे, विवाद तो बढ़ गया है, क्योंकि आप सांसद हैं और सांसद रहते हुए कहा जाता है कि संसद के अंदर कुछ जो डिबेट के अंदर, कार्यवाही के अंदर बोला जाता है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या
संसद के अंदर अगर कोई गतिविधि ऐसी हो जो देश विरोधी हो तो क्या कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा? क्योंकि संविधान भी संशोधन के योग्य होता है और जो परंपराएं पहले से चली आ रही है उन परंपराओं में अगर कोई ऐसा संभावना ही नहीं दिखी कि इसे तोड़ा जाएगा तो फिर उस पर नियम कानून कैसे बनेंगे? जैसे आजकल चल रहा है, जैसे अरविंद केजरीवाल बोलता है कि ऐसे कोई नियम नहीं है कि जब तक सजा ना मिले, कस्टडी के अंदर जेल में है तो हम सीएम नहीं बने रह सकते। क्या संविधान लिखने वालों ने यह सोचा होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो कि सीएम की कुर्सी पर, पीएम की कुर्सी पर बैठा है और वो जेल के अंदर से सरकार चलाएगा? उन लोगों ने नहीं सोचा, इसलिए वो ऐसा नियम कानून नहीं बना। अब ये व्यवस्थाएं आ रही है तो इनको नियम बनाना चाहिए। इसी तरह से ओवैसी के मामले में है, ओवैसी ने देश की बात की है। अगर और लोगों ने, किसी ने जय श्री राम, किसी ने अल्लाह अकबर, किसी ने जय भीम, जय संविधान के नारेबाजी की, ये अलग अलग मसले हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान के अंदर की बात है। लेकिन एक सांसद जो संवैधानिक जिम्मेदारी निभाता है, संविधान की शपथ लेता है, वो सांसद अगर किसी दूसरे देश के जिंदाबाद होने की बात करे, फिलिस्तीन की बात उठाए सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को खुश करना है, ये मुसलमान है, मुसलमानों का वोट ही चाहिए, ऐसे लोगों के लिए दिक्कत तो यह है कि हिंदुस्तान में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जिस तरीके से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 70% तक मुस्लिम आबादी है, आप कुछ भी कर लो मुसलमान वहां पर जीत कर आएगा क्योंकि वो मुस्लिम किलेबंदी है, वहां से कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर इन लोगों के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, जैसे जम्मू कश्मीर है। तो ये अवधारणा को तोड़ना पड़ेगा, डेमोग्राफी चेंज करना पड़ेगा, तब इन लोगों की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन इस बार तो ओवैसी को बर्खास्त करना चाहिए, प्रिविलेज कमेटी में भी इस पर बात उठनी चाहिए और फिर यहां पर संसद के अंदर अभी इस पर कंप्लेन जाएगा, सांसद ही करेंगे। अभी तो जैन साहब ने किया है राष्ट्रपति से, लेकिन समस्याएं तो ओवैसी की खड़ी होनी शुरू हो चुकी। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की करते हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सीबीआई की टीम जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज झारखंड के हजारीबाग पहुंची थी। सीबीआई ने यहां ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की है, तो वहीं सीबीआई को 2 आरोपियों की रिमांड भी मिल गई है। विशेष कोर्ट ने आरोपी चिंटू और मुकेश की रिमांड अर्जी को मंजूर कर लिया। इस बीच योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने सभी की नींद उड़ा दी है। योगी सरकार कड़ा कानून लेकर आ चुकी है। पेपर लीक पर काफी सख्त रुख अख्तियार करते हुए योगी कैबिनेट पर इस पर सख्त कानून का प्रस्ताव भी पास कर दिया है। अध्यादेश में दोषियों के खिलाफ 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाए जाने का भी प्रावधान है। योगी के कानून की चर्चा देश भर में हो रही है। सीबीआई क्या कुछ एक्शन ले रही है? देखिए, ये सीबीआई का एक्शन हर राज्यों में है क्योंकि ये इंटर स्टेट लिंक है। ये पेपर लीक जिसमें से बिहार और उत्तर प्रदेश के नेटवर्क ज्यादा काम करता है और साउथ इंडिया का नेटवर्क है जो उसमें भूमिका निभाता है दोहरे स्तर पर, यानी कि इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए अभी पश्चिम बंगाल भी सीबीआई की टीम पहुंचेगी क्योंकि वहां भी कई पेपर का प्रिंटिंग होता है और वहां से भी लीक हुआ करता है। और इसलिए सीबीआई इस बार उन सारे जितने नेटवर्क बने हुए हैं, सिर्फ ये नीट की बात नहीं है, नेट की बात नहीं है या फिर नीट पीजी की बात नहीं है, ये उन सारे पेपर लीक की बात है जो कि अलग अलग एग्जाम के समय होते हैं और उसमें यही सारा नेटवर्क काम करता है। सीबीआई इस बार उस मोड में है कि ये सारे नेटवर्क को क्रैक करो और एक एक लोगों को पकड़ो। कानून बनी है और कानून में सजा का जो प्रावधान किया गया है कि फिर वैसा ना हो कि फर्जीवाड़े मामले में जैसे रंजीत डॉन जैसा लोग जो कि मेडिकल माफिया बोला जाता था, वो गिरफ्तार हुआ, कुछ समय के बाद छूट गया और फिर चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गया बिहार से ही। अब ऐसी व्यवस्था हो कि कम से कम इन लोगों को इतनी कड़ी सजा मिले कि उसके बाद दूसरे लोग इस धंधे को शुरू करने से पहले सोचे। अभी इसमें पॉलिटिकल एंगल भी आएगा। कई पॉलिटिशियन तो धीरे धीरे इसमें जुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी बड़े बड़े पॉलिटिशियन फंसेंगे और इनका जो इंटेंशन था, जैसे ममता बनर्जी ने कह दिया नीट पेपर
जो एनटीए लेता है उसको खत्म करो, फिर से स्टेट लेवल पर एग्जाम शुरू करो। स्टेट लेवल के एग्जाम में भी धांधली होती है, लेकिन फिर भी इनका एजेंडा, मकसद जो इन लोगों का था, ये सामने आया कि नीट पेपर जब से होने लगा है, नीट ने शुरू किया, उसके बाद से इनका जो धंधा था मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का, जैसे पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज है, वहां करोड़ों रुपया लेकर, घूस लेकर उसमें एडमिशन करवाओ। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में इन लोगों का जो चलता था स्टेट लेवल के एग्जाम के साथ, ये 2016 के बाद से खत्म हो गया। मोदी सरकार ने इसको खत्म कर दिया कि अब सेंट्रल स्तर पर एग्जाम होगा और इन कॉलेजों में एडमिशन उसी के मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। इन लोगों ने जो विरोध प्रदर्शन, हंगामा करवाना शुरू किया है, इनका मकसद यही है कि नीट खत्म करवाओ, स्टेट को जिम्मेदारी दो और ये लोग फिर अरबों रुपए के उस कारोबार में अपनी हिस्सेदारी ले सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।